Hello everyone. So today we will study about motor relearning program. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज़ मोटर लर्निंग. तो मोटर लर्निंग एक इंटरनल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर परमानेंट चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ मोटर लर्निंग. अब वो चेंजेस कैसे आएंगे? थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से आपकी जो, और फॉर एग्जांपल अगर आप मोटर स्किल्स को ट्रेन कर रहे हो तो मोटर स्किल्स के लिए आपके ब्रेन में परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. सो दैट इज़ मोटर लर्निंग. अब मोटर लर्निंग के 4 एस्पेक्ट्स बताए हैं हमें. सबसे पहला कि एक प्रोसेस होता है फॉर एक्वायरिंग द कैपेसिटी ऑफ स्किल्ड एक्शन. स्किल्ड एक्शन में बहुत प्रेसिजन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको एक्वायर करने का ये प्रोसेस है. और ये कैसे होगा? थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, जिसकी वजह से मेरे बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे वो एक्शन करने के लिए. और इसको हम बिहेवियर से देखेंगे और इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. सो व्हाट इज़ मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम? तो इसकी एब्रीविएटेड फॉर्म होती है MRP. ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलेंगे हम MRP. तो ये क्या होता है? जो हमारा मोटर कंट्रोल चला जाता है ना, उसकी वजह से जो हमें नॉर्मल मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है उसको हम रिट्रेन करते हैं. तो दैट इज़ MRP. फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, उसको स्ट्रोक हुआ, मान लो उसका राइट अपर आर्म जो है वो ढंग से काम नहीं करता. ठीक है, तो मुझे उसका वो जो एक्शन है वो ट्रेन करना है, तो उसके लिए आई विल यूज़ MRP. तो इसमें क्या हो रहा है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मोटर रीलर्निंग, यानी कि जो मोटर टास्क है उसको मैं रीलर्निंग कर रही हूँ, तो दैट इज़ MRP. ये डेवलप किसने किया था? कार्ल एंड शेफर्ड ने, स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रोक पेशेंट्स. बट अब ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ स्ट्रोक में ही यूज़ करें, हम डिफरेंट कंडीशंस में भी MRP यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो मोटर लर्निंग की डिफरेंट थ्योरीज़ है उन सबको इनकॉर्पोरेट करता है. और ये टास्क स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव मूवमेंट पे फोकस करता है. और इसको हम चेक कैसे करेंगे या हम प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे इसकी? थ्रू फीडबैक एंड प्रैक्टिस. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MRP. तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है MRP की? दैट इज़ इट इज़ एक्टिव. मतलब जो पेशेंट होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इस प्रोग्राम के अंदर. ऐसा नहीं कि सारा काम सिर्फ थेरेपिस्ट कर रहा है और पेशेंट का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है. अगर ऐसा हो रहा है तो वो MRP नहीं हो रहा है, वो कुछ अलग ही चीज़, गलत चीज़ हो रही है. तो पेशेंट को भी बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए इसमें. साइंटिफिक. अब ये साइंटिफिक है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइंस, न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इन सबको यूज़ करके वी डू MRP एंड इट इज़ प्रूवन कि जो MRP है वो इफेक्टिव है. तो इट इज़ साइंटिफिक. अब स्पेसिफिक मतलब कि जिस तरीके की मैं ट्रेनिंग दूंगी पेशेंट को इन MRP, उसका उसी तरीके का आउटकम आएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपर लिम्ब का फंक्शन ठीक करवा रही हूँ उसको, तो उसका अपर लिम्ब मूवमेंट जो मुझे चाहिए थी, जिस पे मुझे मोटर कंट्रोल चाहिए था, मुझे वही मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि मैं अपर लिम्ब ट्रेन कर रही हूँ और उसका जो है स्टैंडिंग इम्प्रूव हो रहा है. नो. देन इज प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल क्यों है? क्योंकि पेशेंट जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ करता है, ADLs जो परफॉर्म करता है, उन्हीं से क्लोजली रिलेटेड होगा उसका ये मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को अगर सिट टू स्टैंड में प्रॉब्लम है तो मैं सिट टू स्टैंड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सही करके बताऊंगी ताकि पेशेंट का जो ADL एक्टिविटी है सिट टू स्टैंड वो इम्प्रूव हो. सिस्टमिक में क्या होगा कि जो पेशेंट है उसको हम एक सिस्टमैटिक वे में ट्रीट करेंगे. ऐसा नहीं कि हम, जैसे MRP के अंदर स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी अभी, तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो इट इज़ अ सिस्टमिक प्रोसेस. अब MRP हम कब शुरू करें? एज सुन एज आपका पेशेंट मेडिकली स्टेबल है. फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रोक के बाद पेशेंट मेडिकली स्टेबल है तो आप उसी टाइम MRP कमेंस कर सकते हो. एंड द MRP है, इट शुड रेंज फ्रॉम एटलीस्ट हाफ एन आवर ट्वाइस डेली फर्स्ट फ्यू डेज में टू डेली 1 आवर सेशन और मोर लेटर. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है MRP कराते वक्त. अब प्रिंसिपल्स ऑफ MRP. तो ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो ये प्रिंसिपल्स हैं MRP के, तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम. फर्स्ट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. तो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? एबिलिटी होती है ब्रेन की टू चेंज एंड रिपेयर इटसेल्फ. तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? तो इसके अंदर न्यूरोनैटमिकल, न्यूरोकेमिकल और न्यूरो रिसेप्टिव चेंजेस होते हैं इन दी ब्रेन, जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है.
सो द न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस मे बी अडेप्टिव रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड फंक्शन और माल अडेप्टिव रिजल्टिंग इन नॉन फंक्शनल मोटर बिहेवियर। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी अगर मैं किसी पेशेंट की करा रही हूँ, अगर मैंने अच्छे से कराई तो उसका अच्छा बिहेवियर आएगा, अगर मैंने ढंग से नहीं कराई या माल अडेप्टिव बिहेवियर हुआ तो उसका नॉन फंक्शनल मोटर बिहेवियर आएगा। एंड इट इज़ द प्राइमरी रैशनल फॉर ट्रीटमेंट इंटरवेंशन। देन इज मैक्सिमम फंक्शनल रिकवरी इन कॉन्ट्रास्ट टू कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पेशेंट को उसकी फंक्शनल रिकवरी पे ही लेके आना है सबसे पहले। तो इसमें एक टर्म आया है कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजी। तो कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होगा कि पेशेंट जिस तरीके से कोई टास्क करना चाहिए वो तरीके से ना करके दूसरे तरीके से करके उसी गोल को अचीव कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज इट। जैसे कहते हैं ना, कान आप सीधे हाथ से पकड़ो या सर के पीछे से जाके पकड़ो, वो ये चीज़ है कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजी। जो वो पीछे से जाके हम कान पकड़ रहे हैं दैट इज कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजी, और जो सामने से कान पकड़ रहे हैं दैट इज मैक्सिमम फंक्शनल रिकवरी। तो हमें पेशेंट को ज़्यादा जोर यही देना चाहिए कि जो उसकी फंक्शनल रिकवरी है हम उस पर ज़्यादा फोकस करें। अगर हमें पता है कि वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा तो वी विल गो टू कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजीज। देन अर्ली स्टार्ट, अ कंसिस्टेंट अप्रोच एंड चैलेंजिंग एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड। जितना जल्दी पेशेंट का डायग्नोसिस होगा उतना ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा और उतना ही अच्छा और जल्दी उसका प्रोग्रेस होगा। ठीक है, तो ये हुआ रैशनल फॉर अर्ली स्टार्ट। ठीक है, कंसिस्टेंट अप्रोच। अब कंसिस्टेंट अप्रोच से मतलब क्या हुआ कि मुझे पेशेंट को प्रैक्टिस डेली करानी है, डेली में भी दिन में डिफरेंट टाइम्स पे करानी है। अगर नहीं होगा तो पेशेंट का प्रैक्टिस नहीं हुआ, 2 दिन करोगे छोड़ देंगे, फिर 2 दिन करोगे छोड़ देंगे, तो उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। और उसके बाद है चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। जब तक मैं पेशेंट को नए नए चैलेंजेस नहीं दूंगी तो उसकी लर्निंग होगी ही नहीं और पता भी नहीं चलेगा कि वो कितना सीखा है कितना वो नहीं सीखा। तो इसलिए तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोटर कंट्रोल। तो ये बेस्ड किस पे है? सिस्टम थ्योरी ऑफ मोटर कंट्रोल पे। सिस्टम थ्योरी ने क्या बोला भाई कि कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर सारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो सारे एक साथ काम करते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में, जिससे कि आप अपना एक टास्क परफॉर्म कर सको और एक गोल अचीव कर सको। देन हैंड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल। तो MRP जब हम पेशेंट को कराते हैं तो हम पेशेंट को टच नहीं करते इन द सेंस थोड़ा बहुत असिस्टेंस हम देते हैं पेशेंट को वेयर ही नीड्स। अननेसेसरीली पेशेंट को नहीं टच करते, कोई भी मूवमेंट पैसिवली नहीं होती। हम पेशेंट को फीडबैक देते हैं कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, ऐसे करो वैसे करो, बट उसको टच हम जितना अवॉइड होता है उतना करेंगे। जबकि वो बात में हमारी हैंड्स ऑन अप्रोच यूज होती है, हमें हम पेशेंट को भी टच ऑन की पॉइंट्स। देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जब हम MRP करेंगे तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, मोटर टास्क आर प्रैक्टिस्ड इन देयर एंटिटी। अब देखो फॉर एग्जांपल, मैं इसको आपको एग्जांपल बताऊं तो फॉर एग्जांपल मुझे पेशेंट को सिट टू स्टैंड वाली मूवमेंट करानी है। ठीक है, मतलब उसको बेड चेयर पे बैठ के खड़े होने में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब इसका अगर आप ब्रेक डाउन करोगे इस मूवमेंट को तो इसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। ठीक है, कि पहले वो नी को आगे फ्लेक्स करेगा, फिर वो अपने ट्रंक को आगे की तरफ लेके आएगा, ये सारे इसके अंदर फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूँगी कि कौन से फेज में दिक्कत है इसको। फॉर एग्जांपल उसको अपने ट्रंक को आगे करने में दिक्कत है। ठीक है, और वो लिफ्ट तो हो जाता है अच्छे से, मतलब वो बटक्स को लिफ्ट कर लेता है, पर वो ट्रंक आगे नहीं कर पाता। तो ये मुझे पता चल गया कि इसके इस एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं उसको ट्रेनिंग दूंगी कि तुम अपनी जो ये ट्रंक है इसको तुम आगे की तरफ लेके आओ, तो तुम ज़्यादा अच्छे से इजीली स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाओगे। अब मैंने उसको सिर्फ उसको ये उसका ट्रंक आगे करने का प्रैक्टिस करवाया और मैंने उसको पूरा सिट टू स्टैंड नहीं प्रैक्टिस करवाया, तो दैट इज़ रॉन्ग। अगर मैंने उसको सिर्फ एक कंपोनेंट का प्रैक्टिस कराया है, उसके बाद मुझे उस कंपोनेंट को पूरे टास्क के साथ जोड़ के प्रैक्टिस कराना है। आई होप ये आपको समझ आया है, ताकि पेशेंट को पता चले कि हाँ, जब मैं अपना नीज को फ्लेक्स कर रहा हूँ शुरुआत में, उसके बाद मुझे अपने ट्रंक को आगे लेके जाना है ताकि मैं खड़ा हो पाऊँगा। तो ये इससे पेशेंट को भी आइडिया लगता है कि हाँ कैसे करना है। अब इसमें आती है बात कंपोनेंट की और एसेंशियल कंपोनेंट की। तो ये क्या होते हैं, ये ऑब्जर्वेबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं इन द
of joints listed for each motor task. They serve as a baseline for comparison of patient performance with the normal performance. फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी टास्क करते हैं, ठीक है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है वो स्कूल में जा रहा है, ठीक है, 1 से लेकर 12 का स्कूल है, तो पहले वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे प्रोग्रेस करेगा, ठीक है. अब मुझे पता है कि इन सब में बेसिक कंपोनेंट क्या है कि वो सब में पास होना चाहिए. हर क्लास के अंदर उसका स्कोर इतना आना चाहिए कि वो पास हो जाए. अगर वो पास हो रहा है तो मतलब वो आगे कॉलेज में जा सकता है, ठीक है. तो मेरे एसेंशियल कंपोनेंट क्या हुए कि वो हर क्लास में पास होता चले. मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो 2 बार फेल होके पास हो रहा है या कैसे भी आप फर्स्ट आके पास हो रहा है, वो मेरा कंसर्न नहीं है. मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि पास होना है. तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी है. मुझे अगर पेशेंट को बैलेंस स्टैंडिंग करानी है तो मुझे पता होना चाहिए कि स्टैंड करने के लिए पेशेंट का बेस ऑफ सपोर्ट कैसा होना चाहिए. स्टैंडिंग में भी इरेक्ट स्टैंडिंग की बात कर रही हूँ मैं इस टाइम पे. तो मुझे उसे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं कि हाँ भाई वो सीधा खड़ा होना चाहिए, उसकी कमर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, उसके हाथ साइड में होने चाहिए. तो दिस इज़ बेसिक इरेक्ट स्टैंडिंग. तो मेरे लिए यही एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं कि हाँ भाई अगर ये चीज़ें होंगी इसका मतलब है कि ये इरेक्ट स्टैंडिंग है, और अगर ये चीज़ें नहीं है मतलब कुछ गड़बड़ है. तो दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एसेंशियल कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स इन एमआरपी. अब इसमें आती है टेक्निक्स. टेक्निक्स में सबसे पहले आप तो पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे, या फिर जो उसके रिलेटिव्स आए हैं आप उनको पूरा अच्छे से बताओगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं ये क्यों कर रही हूँ, कैसे करना है, इससे क्या दिखेगा आपको, और ये कितने टाइम में आपको हेल्प करेगा, ये सब चीज़ें आप बताओगे. इंस्ट्रक्शन आपको पेशेंट को देनी है, ठीक है, बहुत ब्रीफ होनी चाहिए ये, और डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट आप उनको वर्बल और नॉन वर्बल इंस्ट्रक्शंस दोगे. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि जो एमआरपी है वो अभी हैंड्स ऑफ अप्रोच है, ठीक है. आप पेशेंट को छूते नहीं हो जल्दी से, अनलेस एंड अनटिल बहुत मतलब आपको छूना ही पड़े पेशेंट को, ठीक है. तो आप अपना फीडबैक दोगे. देन मैनुअल गाइडेंस. कभी कभी हमें मैनुअल गाइडेंस भी देनी चाहिए पड़ती है. सो इट इज़ ऑफ 2 टाइप, पैसिव मूवमेंट एंड स्पेशल एंड टेम्पोरल कंस्ट्रेंट. पैसिव मूवमेंट में थेरेपिस्ट ने एक पैसिव मूवमेंट करके बताई ताकि पेशेंट को एक आइडिया लग जाए मूवमेंट का. बेसिक्स है ये बिल्कुल थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस का, ठीक है. देन इज द स्पेशल एंड टेम्पोरल कंस्ट्रेंट. इट इज़ द फिजिकल कंस्ट्रेंट एक्सरसाइज्ड बाय द थेरेपिस्ट ओवर द पेशेंट अटेम्प्ट एट अ स्पेसिफिक मोटर टास्क. फॉर एग्जाम्पल मैं पेशेंट को स्टैंडिंग करा रही हूँ, बैलेंस स्टैंडिंग. पेशेंट खड़ा हुआ है बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में, इरेक्ट पोजीशन में, और मैं उसको आगे पीछे से धक्का मार रही हूँ. दैट इज़ कॉल्ड पर्ट्यूबरेशंस. तो वो मेरा स्पेशल एंड टेम्पोरल कंस्ट्रेंट हो गया. देन इज द मेथड ऑफ प्रोग्रेशन. तो प्रोग्रेशन हम कब करेंगे? जब पेशेंट ने कंट्रोल गेन कर लिया होगा तब वी विल प्रोग्रेस. जैसे हमने इसके प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हमें देना है पेशेंट को, इसलिए अभी हम कैसे कर सकते हैं? बाय डिक्रीजिंग इन मैनुअल गाइडेंस एंड फीडबैक. उसे हम कम देंगे, हम उसकी स्पीड को ऑल्टर करेंगे. कभी बोलेंगे कि एकदम से बहुत तेज़ करो, कभी बहुत धीरे करो, या फिर हम वैरायटी ऐड करेंगे, ऑब्स्टेकल्स ऐड कर देंगे, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बनाएंगे. देन स्टेप्स होते हैं एमआरपी के. तो दीज आर द 4 स्टेप्स विच आर देयर इन एमआरपी. तो सबसे पहले हमारा एनालिसिस ऑफ टास्क, प्रैक्टिस ऑफ मिसिंग कंपोनेंट, प्रैक्टिस ऑफ टास्क एंड ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग. अब एनालिसिस ऑफ टास्क में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने पेशेंट का गेट एनालिसिस किया, ठीक है. तो मुझे लगा पेशेंट बिल्कुल नॉर्मली वॉक कर रहा है. मैंने उसे ऑब्जर्व किया और मैंने उसकी अफेक्टेड साइड और नॉन अफेक्टेड साइड जो थी वो ऑब्जर्व करी, ठीक है. मान लो स्ट्रोक का पेशेंट है, ठीक है. तो मैंने क्या देखा कि गेट साइकिल में से कौन सा कंपोनेंट मिसिंग है. अब मैंने देखा फॉर एग्जांपल उसका नी फ्लेक्शन जो है वो मिसिंग है. वो मैंने देखा एनालिसिस ऑफ टास्क के अंदर. फिर प्रैक्टिस ऑफ मिसिंग कंपोनेंट. अब मुझे पता चल गया कि भाई इसका जो गेट है उसमें इसका नी फ्लेक्शन नहीं आ रहा. तो मैंने क्या कराना है? पेशेंट को जो नी फ्लेक्शन है वो प्रैक्टिस कराना है. मेरा मिसिंग कंपोनेंट क्या है? नी फ्लेक्शन. तो मैं नी फ्लेक्शन का पेशेंट को प्रैक्टिस कराऊंगी. तो वो आएगा हमारे इस वाले पार्ट में. देन इज द प्रैक्टिस ऑफ टास्क. अब मुझे क्या पता चला कि पेशेंट का नी फ्लेक्शन मैंने प्रैक्टिस करा दिया, उसका नी फ्लेक्शन मिसिंग था. अब मैं उसको दोबारा गेट साइकिल देखूंगी, उसको दोबारा चलने के लिए बोलूँगी. अब मैं देखूंगी कि वो अभी भी नी फ्लेक्शन कर रहा है, कितना अच्छे से कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है.
है ना। तो मैं उसको रीइवैल्यूएट करूँगी जो मैंने पहले इवैल्यूएट करा था उसके बेसिस पे, कि पहले ये कितना अच्छा कर पा रहे थे और अभी कितना कर पा रहे हैं। मैं उन दोनों का देखूंगी, अच्छे से कंपेयर करूंगी और फिर मैं पेशेंट को फीडबैक दूंगी कि भैया अभी सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो दैट विल कम अंडर प्रैक्टिस ऑफ टास्क। देन आता है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। अब मान लो पेशेंट का जो गेट साइकिल है वो बिल्कुल सही हो गया, वो बिल्कुल नॉर्मली वॉक कर पा रहा है, तो अब मैं क्या करूँगी, उसको ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग करूँगी। फॉर एग्जांपल मैं अपने रिहैबिलिटेशन रूम में पेशेंट को वॉक करा रही हूँ ऑन अ सिंपल सर्फेस, ठीक है। अब यहाँ पे वो बहुत बड़े तरीके से चल रहा है विदाउट असिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। अब मैंने पेशेंट को क्या बोला कि आप अपनी आंखें बंद करके चलो, ठीक है। या फिर जो नीचे का सर्फेस है मैं उसे चेंज कर दूँ। मान लो मैं पेशेंट को ट्रेडमिल पे चलाऊँ, ठीक है, नीचे का सर्फेस बदल गया। अब आई विल ऑब्जर्व कि पेशेंट का नी फ्लेक्शन कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, क्योंकि उसका कंपोनेंट वही मिसिंग था ना, नी फ्लेक्शन वाला, तो मैं वही चेक करूँगी। या फिर मैंने ट्रेडमिल को इंक्लाइन कर दिया, या फिर मैं पेशेंट को किसी स्लोप पे चलने के लिए उतरने के लिए कहूँ, तो फिर मैं ये मेरा क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। प्लस इस पे एमआरपी का प्रिंसिपल कौन सा लगा कि चैलेंजिंग इन्वायरमेंट देना है हमें पेशेंट को। दीज वर द रेफरेंसेस, थैंक यू। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं जैसे कि एमआरपी फॉर अपर लिम, ओरोफेशियल, सिटिंग, सिट टू स्टैंड, बैलेंस स्टैंडिंग गेट, उन सब की भी वीडियोज़ आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू।